आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित यूपी बोर्ड का चैप्टर 7 युगपत समीकरण इसी को कहते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण। तो हमने कल पहला चैप्टर कंप्लीट किया था। इससे पहले जो मतलब दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और छठवें चैप्टर को हमने स्कूल में पहले पढ़ाया हुआ था, तो उसका वीडियो आप लोग पहले से ही है यूट्यूब पर, तो उसको देख सकते हैं। पहला चैप्टर हमने कल तक पूरा कर लिया है। अब आज हम शुरू करने वाले हैं 7 चैप्टर युगपत समीकरण। इसी को कहते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण। तो अगर आप लोगों को डेली ऑनलाइन पढ़ाई करना है, घर पर बैठे ही आसानी से एक एक बात समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। पूरा आप लोग वीडियो को देखेंगे तो एक एक बात आप लोगों को समझ में आएगी, जो कि आगे के क्लास के लिए भी, क्लास 9, 10, 11, 12 सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम बताते हैं। तो जब वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे तभी बातें समझ में आएंगी। तो आज देखते हैं युगपत समीकरण होता क्या है, कहते किसको हैं, या दो चर वाले रेखीय समीकरण किसको कहते हैं। तो देखिए, रेखीय समीकरण हमने बताया हुआ था पहले, क्लास 7 में भी आप लोग रेखीय समीकरण पढ़ चुके हैं। रेखीय समीकरण कहते हैं जिसमें जैसे मान लीजिए कोई ऐसे समीकरण दे दिया, ऐसे मान लीजिए लिखा है x + 3 = 2, तो जिस समीकरण में चर का घात 1 होता है, यहाँ 1 नहीं लिखा जाता है, तो जिस समीकरण में चर का घात 1 होता है उसको रेखीय समीकरण कहते हैं। यहाँ कह रहा है दो चर वाले रेखीय समीकरण, तो इसमें देखिए हमने एक चर लिया है, यहाँ कह रहा है दो चर वाले इसको एक चर वाला रेखीय समीकरण कहेंगे। अब मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया 2x + 3y = 2, तो इसको कहेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण, क्योंकि देखिए चर x y है, चर का घात 1 है यहाँ भी। तो जिस समीकरण में चर का घात 1 होगा उसको रेखीय समीकरण कहते हैं। लेकिन दो चर वाले, तो देखिए x y दो चर हैं इसमें, तो इसको कहेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण। पहचानते कैसे हैं उसको अभी देखेंगे। युगपत समीकरण क्या होता है, युगपत मतलब होता है जोड़ा। तो जोड़ा का मतलब हमेशा दो समीकरण दिए होंगे। एक मान लीजिए ये हो गया, एक हमने कुछ और लिख दिया 3x + 4y = 3, तो दो समीकरण देखिए दे दिया, तो इसी को कहेंगे युगपत। युगपत मतलब होता है जोड़ा। तो देखिए दो समीकरण हो गए, तो इस दोनों को कहेंगे युगपत समीकरण, और दो चर वाले रेखीय एक को कहेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण। तो ये होता है। अब देखते हैं कि ये जो युगपत समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, कैसे पहचानेंगे युगपत समीकरण, उसको देखते हैं। तो युगपत समीकरण पहचानने के लिए ये समझिए एक युगपत समीकरण का व्यापक रूप होता है। पहले समीकरण के लिए a1x + b1y + c1 = 0, ये ऐसे जो समीकरण दिया होगा उसी को युगपत समीकरण कहेंगे। अब ये होता क्या है अभी देखते हैं। तो युगपत समीकरण में हम जानते हैं दो समीकरण होता है, तो एक समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a2x + b2y + c2 = 0। तो दो समीकरण होते हैं युगपत समीकरण में, और युगपत समीकरण में दोनों का ये व्यापक रूप होता है। तो देखिए इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो हैं इसको अचर माना गया है। जो समीकरण में a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिए हैं ये अचर संख्या, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और माइनस में भी हो सकता है, ये प्लस के जगह पर माइनस भी हो सकते हैं, उससे नहीं मतलब है। यहाँ देखिए दो चर हैं, यहाँ x और y। x y जब दे a b c के साथ तो समझ जाइए x y चर है, और ये a b c जो दिया रहेगा वो अचर होता है।
यहाँ हम लिख रहे हैं A1 A2, फिर ये B1 और ये B2, यहाँ से C1 और C2, ये अचर हैं, अचर अचर और अचर। यहाँ भी हम नीचे समझने के लिए लिख लेंगे कि यहाँ लिख रहे हैं A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 अचर हैं। तो ये होता क्या है, ऐसे ही समीकरण जो दिया होगा उसी को समझ लेंगे कि क्या है, युगपत समीकरण। युगपत समीकरण मतलब A1 के जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, B1 के जगह पर C1 के जगह पर A2 B2 C2 के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 माइनस में भी। लेकिन ये देखिए दो चर हैं एक्स वाई और यहाँ भी दो चर एक्स वाई, ये पूरा अचर पद होता है। तो ये अगर कोई पूछता है युगपत समीकरण का व्यापक रूप बताइए किस रूप का होता है, तो यही आप लोग याद रखेंगे कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 दूसरे समीकरण के लिए। एक चीज और याद रखेंगे कि युगपत समीकरण पहचानते कैसे हैं, तो इसमें ये याद रखेंगे हमेशा A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2 होता है। ये क्या है ये भी बताएंगे, मतलब A1 अपान A2 और B1 अपान B2 दोनों बराबर नहीं होंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं किताब से ही, एक मान लीजिए ले लिया हमने 2x प्लस y इक्वल 5, एक समीकरण हो गया, और दूसरा हमने ले लिया 3x माइनस वाई इक्वल 10, दूसरा समीकरण हमने ले लिया 3x माइनस वाई इक्वल 10। अब देखिए कैसे पहचानेंगे ये युगपत समीकरण है कि नहीं, तो देखिए इसी से पहचानते हैं। पहले समीकरण के लिए मान लीजिए ये हो गया, तो ये देखिए C1 है, ये इसको इधर कर लेंगे, लास्ट में हमेशा 0 कर लेंगे। इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई, ये बराबर, ये प्लस 5 जब इधर आएगा तो माइनस 5 इक्वल 0 हो जाएगा। तो देखिए समीकरण ऐसे हो गया। ये मान लीजिए पहला समीकरण दिया है, और दूसरा इसको भी इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा 3x माइनस वाई, और ये प्लस 10 इधर आएगा माइनस 10 इक्वल 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो देखिए युगपत समीकरण कैसे पहचानेंगे, मान लीजिए पहले तो इस टाइप का होना चाहिए। देखिए A1 यहाँ हमने लिखा है जो समीकरण, A1 के जगह पर देखिए 2 है, x है ही, B1 के जगह पर क्या है, यहाँ देखिए y है, y के पहले B1 है, y के पहले यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है तो 1 है। C1 के जगह पर देखिए -5 है, चिन्ह के साथ देखते हैं पूरा। इसी तरह इस समीकरण में देखिए A2 के जगह पर क्या है 3 है, प्लस 3x में जिसका गुणा हुआ है। B2 क्या है इसमें, यहाँ देखिए y के पहले 1 रहता है तो B2 -1 हो गया। C2 क्या है -10 है। तो ऐसे जो समीकरण होगा इसी को युगपत समीकरण, ये पहचानने का फार्मूला होता है। अब देखिए एक बात ये ध्यान रखते हैं कि ये A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2 रहेगा तभी युगपत समीकरण होगा, नहीं तो युगपत समीकरण नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, A1 अपान A2 मतलब पहले समीकरण से हम A1 लिखेंगे। A1 क्या होता है देखिए इस समीकरण से देखेंगे, x से पहले जो होगा वही A1 है, मतलब x से पहले जो संख्या होगा वही A1 होता है, मतलब 2 है। तो 2 अपान A2 दूसरे समीकरण में x से पहले A2 होता है, x से पहले 3 है तो 2 अपान 3 मतलब A1 अपान A2 हम लिख रहे हैं। इज नॉट इक्वल B1 अपान, मतलब ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए B1 अपान B2, B1 क्या होता है y में जिसका गुणा है, पहले में देखिए y में यहाँ 1 रहता है, 1 का गुणा है तो B1 के जगह पर लिखेंगे 1 बटे B2 क्या है, यहाँ देखिए B2 ये y में जिसका गुणा है, इस समीकरण में y में गुणा है, यहाँ 1 रहता है तो -1 का, तो यहाँ -1 लिखेंगे। देखिए इधर 2/3 इधर 1/1, मतलब बराबर को काट दिए हैं, मतलब कि दोनों तरफ बराबर नहीं है। देखिए
तो ऐसे जब समीकरण दिया होगा मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1, ऐसे लिखने के बाद दोनों अगर बराबर नहीं होगा तो उसी को युगपत समीकरण कहते हैं। अब आगे हम लोग युगपत समीकरण को हल करना पढ़ेंगे। ये आप लोगों को केवल याद रखना है कि युगपत समीकरण ऐसे होता है, उतना इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है, बस ये याद रखना है कि इस टाइप का होता है। अब हम लोग जानेंगे युगपत समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो युगपत समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, तो युगपत समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं, तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो देखिए, ये जो युगपत समीकरण को हल करने की जो विधि है, हल करना किसको कहते हैं, समीकरण को। जो समीकरण युगपत समीकरण उसमें 2 चर होते हैं x और y, उसी दोनों का अगर मान निकालते हैं, जो मान उसका निकाल देते हैं चर का, उसी को हल करना कहते हैं। तो युगपत समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं, कौन कौन उसको देखते हैं। तो पहला होता है सारणी विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा होता है विलोपन विधि। तो तीनों को बारी बारी से हल करके हम लोग एग्जाम्पल लेके देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे। तो ये देखिए, इसमें इन दोनों विधियों में सारणी विधि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको भी एक्सरसाइज में लगाना है तो हम बताएंगे। लेकिन आगे के कक्षाओं के लिए प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ज़्यादा जरूरी होता है। तो तीनों को बारी बारी से देखेंगे कि ये क्या है और कैसे इससे हल करते हैं समीकरण को। तो पहला देखेंगे, पहले सारणी विधि क्या होता है, इससे कैसे समीकरण को हल करते हैं। किताब में जो क्वेश्चन पूछेगा या एग्जाम में, तो अगर नाम लिख के पूछेगा सारणी विधि से हल कीजिए तो उससे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए पूछेगा तो प्रतिस्थापन से हल करेंगे, अगर विलोपन विधि से पूछेगा तो विलोपन विधि से हल करेंगे। लेकिन अगर नाम रख के नहीं पूछेगा, अगर केवल कहेगा कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए, तब किसी से लगा सकते हैं इसमें। तो देखिए, पहला देखते हैं सारणी विधि। तो देखिए, ये 3 विधियों में से पहला हम लोग देखेंगे सारणी विधि से कैसे हल करते हैं, और अगले दो जो विधि है उसको हम एक समीकरण दिया हुआ हो, मान लीजिए 2x + y = 5, एक समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण दे दिया है 3x - y = 10, 3x - y = 10। कह रहा है इस दोनों समीकरण को, जो दोनों समीकरण दिया हुआ है, ये हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आप लोगों की सारणी विधि से हल कैसे करते हैं समीकरणों को। समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं, तो हम सारणी विधि पहले बता रहे हैं। तो कोई हमने एग्जाम्पल ले लिया 2x + y = 5, एक समीकरण है। हम जानते हैं युगपत समीकरण में हमेशा 2 समीकरण होंगे, और एक है 3x - y = 10। तो देखते हैं सारणी विधि से कैसे हल करते हैं। तो हमने 2 एग्जाम्पल लिया, दोनों से बारी बारी से हल करेंगे दोनों को। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, पहले हम लोग यहाँ से x वाले को पक्षांतर करेंगे, y को एक बाएं साइड में y को रहने देंगे और दाएं साइड में बाकी सबको दाएं साइड में पक्षांतर करना आप लोग जानते हैं। तो देखिए, पहले समीकरण से हम लोग लेते हैं, तो इसको देखिए हल करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा, ये 5 इधर पहले से दिया है, 2x इधर आया तो 5 ये पहले दिया, प्लस 2x है, इधर आया तो -2x हो जाएगा ये। अब देखिए सारणी विधि होता क्या है, सारणी विधि मतलब सारणी हमको बनाना है। अब सारणी कैसे बनाते हैं, देखिए यहां पर हम लोग एक बनाते हैं इसी के लिए सारणी। एक में हम लिखते हैं x और एक में लिखते हैं y।
अब ये जितना चाहेंगे उतना बना सकते हैं। ये सारणी में जितना चाहेंगे उतना खाना ये बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। ये पहले वाले के लिए हो गया। इस दूसरे वाले समीकरण को देखिए, हम यहां लिख रहे हैं दूसरे वाले समीकरण को, यहां लिख रहे हैं 3x - y = 10 है। इस समीकरण के लिए भी हम लोग सारणी बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। किसको पक्षांतर करना है, x वाले को। y को बाएं साइड में रहने देंगे तो देखिए यहाँ -y पहले से बराबर 10 है, पहले से 3x प्लस में इधर आया तो -3x होगा। अब देखिए हम लोग करते क्या है, जो y है इसको प्लस में रहने देते हैं, जबकि यहाँ माइनस है। तो हम क्या करेंगे, माइनस से यहाँ से वहां तक सब संख्या में माइनस से गुणा कर देंगे अपने तरफ से, तो संख्या ये प्लस में हो जाएगा। इसको प्लस में ही रखते हैं तो देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, तब माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये -10 होगा और ये +3x, सब में हमने माइनस से गुणा कर दिया है। अब देखिए इसके लिए हम सारणी एक बनाएंगे। एक में x और एक में y लिख देंगे जैसे हमने इधर लिखा है। तो जितना ये हम बना रहे हैं उतना के लिए वो भी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाया हमने, तो 8 इधर भी बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने बना लिया। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, इसमें अपने तरफ से इस x के जगह पर अपने तरफ से कुछ भी मान 0 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी यहाँ रखेंगे और हल करेंगे तो y का मान निकलेगा। वही इसमें रखना है। तो देखिए कैसे, मान लीजिए हम इस वाले समीकरण में अपने तरफ से कुछ भी, मान लीजिए अगर हम अपने तरफ से यहाँ 1 रखें x के जगह पर, तो देखिए y बराबर क्या होगा, y बराबर 5 है, माइनस यहाँ 2 है, x का गुणा होता है 2 में गुणा। अगर अपने तरफ से x के जगह पर हम 1 मान रख दें तो ये हो जाएगा, देखिए y बराबर 5 में से देखिए 2 का 1 में गुणा हुआ 2 ही हुआ, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो गया। तो देखिए अगर x के जगह पर हमने 1 रखा वही इसमें रखना है। x के जगह पर अगर हमने 1 रखा तो y का मान कितना हो गया, 3। इसी तरह ऐसे मान लीजिए हमको हल करके देखना है, हल करके ऐसे मान रखते जाएंगे। यहाँ पूरा हल नहीं करना है, हमने समझने के लिए बस एक बताया है। ऐसे आप लोग इसको मौखिक में ही याद रखेंगे या रफ पर चेक कर लेंगे। तो देखिए अब x के जगह पर अगर मान लीजिए हम 2 रखते हैं, x का मान अगर हम 2 रखें तो 2 दूना 4 होगा देखिए, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, 1। अगर x का मान हमने 2 रखा तो y का मान हो गया 1। अगर मान लीजिए हम x का मान अगर हम 3 रख दें इस समीकरण में तो हो जाएगा 3 दूना 6 -6 और ये +5, -6 में से +5 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। आप लोग रफ पर चेक कर सकते हैं। फिर देखिए अगर हम x के जगह पर 1 2 3 4 रख दें, देखिए अगर x के जगह पर देखिए x यही है, y ये है, x हम रखेंगे तो y निकलेगा। x के जगह पर अगर हम 4 रख दें तो देखिए 4 दूना 8 -8, और -8 में से जब +5 घटाएंगे तो माइनस बड़ा होता है, तो -8 में से +5 घटाएंगे तो -3 होगा। तो ऐसे देखिए x का मान रखेंगे y का मान निकलेगा। हमने 1 2 3 4 प्लस में रख लिया, अब 1 2 3 4 माइनस में भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ x के जगह पर -1 अगर रख दें, -1 x में, तो इस y का मान कितना होगा, देखिए -1 और -2 का गुणा तो माइनस माइनस +2 होगा, और 2 और 5 7 हो जाएगा। अगर x के जगह पर हम मान लीजिए -2 रखा तो -2 -2 2 दूना 4 +4 और +5 9 हो जाएगा।
अगर मान लीजिए हम -3 रखें तो 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस 6 और 5 11 होगा। अगर मान लीजिए हम -4 रखें x को तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 और 5 13 होगा। तो देखिए हमने ये सारणी भर लिया। ऐसे जितना चाहेंगे उतना कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वाले समीकरण में, दूसरे वाले समीकरण के लिए भी देखेंगे। तो इसमें भी देखिए हम x के जगह पर मान लीजिए अगर 1 रखें यहाँ तो 3 का 1 में गुणा होगा +3 और -10, तो -10 में से +3 घटाएंगे तो -7 होगा, तो y वाले में रख देंगे। फिर ऐसे मान लीजिए अगर हम x के जगह पर 2 रखें तो 3 दूना 6, -10 में से +6 घटाएंगे तो -4 होगा। अगर x के जगह पर मान लीजिए हम 3 रखते हैं तो 3 3 9, -10 में से +9 जाएगा तो -1 होगा। अगर मान लीजिए 4 हम यहाँ रख दें तो 4 3 12, +12 में से -10 जाएगा। अगर हम x की जगह पर 4 रखते हैं तो 12 होगा, 12 में से 10 घटाएंगे तो +2 होगा। इसी तरह हमने 1 2 3 4 प्लस में रखा, माइनस में भी रख सकते हैं। तो -1 अगर हम x के जगह पर रखते हैं तो -1 का +3 में गुणा तो -3 हो जाएगा और -10 -13 होगा। x की जगह पर अगर हम -2 रखते हैं तो -2 का +3 में तो -6 और -10 -16 होगा। x की जगह पर अगर हम -3 रखते हैं तो -9 और -10 -19 होगा। और x के जगह पर अगर हम -4 रख दें तो -12 और -10 -22 होगा। ये आप लोग रफ पर चेक कर लेंगे जो हमने मार रखा है। अब एक बात हम लोग ध्यान देते हैं, इस जो दोनों समीकरण है यही सारणी विधि है। सारणी विधि मतलब दोनों समीकरणों के लिए हमने 2 सारणी बनाया। अब सारणी में देखिए x और y के लिए हमने बनाया। दोनों में देखते हैं कौन सा मान दोनों में बराबर आया हुआ है, वही इस समीकरण का हल हो जाएगा। समीकरण का हल मतलब जो चर दिया है x और y उसी का मान निकालना होता है, वही समीकरण का हल है। तो सारणी विधि यही है, ऐसे हल करेंगे। तो देखते हैं कौन सा मान। देखिए यहाँ 1 3 है तो इसमें 1 3 कोई नहीं है। 2 1 यहाँ देखिए 2 1 कोई नहीं है। 3 -1 तो देखिए 3 -1 ये देखिए मिल रहा है। 3 -1 यहाँ भी और 3 -1 यहाँ भी। और देखते हैं 4 -3 नहीं है, -1 7 और बाकी देखिए कोई अब मान उसमें से इसमें नहीं मिल रहा है, यही केवल मिल रहा है 3 और x का देखिए 3 तो y का -1, यहाँ भी x का 3 y का -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x इक्वल कितना हो गया। देखिए दोनों में जो मैच करेगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारा देखिए ये वाला मैच किया 3 -1 और यहाँ भी 3 -1। तो x का देखिए 3 है तो x बराबर लिखेंगे 3 और y बराबर क्या लिख देंगे -1 है। देखिए तो y बराबर लिख देंगे, y वाला है -1 तो -1, यही 3 और -1 का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सारणी विधि से हल करते हैं। तो ये आप लोगों को आगे केवल एक्सरसाइज में लगाने के लिए क्वेश्चन दिया है, आगे के कक्षा में ये नहीं आएगा तो उतना ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे लगाएंगे। ऐसे ही आप लोग डेली पढ़ाई करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एक एक बात को ध्यान से समझें। जो बात समझ में नहीं आती है उसको कमेंट करिए, अगले वीडियो में तुरंत बताया जाएगा। तो फिर अब दूसरा जो प्रतिस्थापन विधि है उसको आप लोग कल पढ़ेंगे और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कम कम वीडियो करके आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। अब एक ही बार में अगर हमने सभी नियमों को बता दिया, सभी विधियों को, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आज केवल सारणी विधि, कल प्रतिस्थापन विधि पढ़िएगा, परसों विलोपन विधि पढ़िएगा, उसके बाद से आप लोग एक्सरसाइज लगाना सीखेंगे। तो एक एक बात को ध्यान से समझिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक जो भी हो सब पर लाइक शेयर जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए कहाँ आप लोगों को दिक्कत है, कहाँ समझ में नहीं आया, तो एक एक बात बताया जाएगा।